अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखें, उसमें वैसे नेशन स्टेट नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। उन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। वो तब किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइड थे, जिनके रूलर्स के ऑटोनोमस टेरिटरीज थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर थे और इन रीजन में तरह तरह के लोग रहते थे। वो अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या किसी कॉमन कल्चर का हिस्सा बिल्कुल नहीं मानते थे। अक्सर वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप के मेंबर थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल्ड करने वाला हैब्सबर्ग एम्पायर कई अलग अलग रीजन और पीपल को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे रीजन के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के लोगों में जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग एम्पायर में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले रिलीजन भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, जबकि बाकी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते थे। गालिसिया में लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। इन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्रीज के अंदर भारी संख्या में पीजेंट्स अधीन व्यवस्था में रहते थे, जैसे नॉर्थ के बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेंस, साउथ में क्रोएट और ईस्टर्न साइड ट्रांसलेविनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क पॉलिटिकल यूनिटी को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि सब लोग अलग थे। इन तरह तरह के ग्रुप को आपस में बांधने वाली सेंस केवल एम्परर के प्रति सबकी निष्ठा ही थी। नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया कैसे उभरा? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, जैसे 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियनिक वॉर्स की शुरुआत, फिर 1814 और 15 में नेपोलियन का पतन हुआ, वियना पीस सेटलमेंट हुई। 1821 में ग्रीक इंडिपेंडेंट के लिए स्ट्रगल की शुरुआत हुई। 1848 में रिवॉल्यूशन इन यूरोप, इकोनॉमिक परेशानियों से ग्रस्त आर्टिशंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स की बगावत, मिडिल क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशंस और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की डिमांड करता है। इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पॉलिश, चेक एटसेट्रा नेशंस की मांग करते हैं। 1859 टू 1870 तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, 1866 टू 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 1905 हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर में स्लेव नेशनलिज्म मजबूत होता है। तो 2.1 शुरू करते हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली जमीन का मालिक एरिस्टोक्रेसी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सबसे डोमिनेंट क्लास था। इस क्लास में मेंबर्स एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे। रीजनल डिवीजन के आर पार थी। वो गांव में ज्यादा टाउन हाउसेस, शहरी हवेली के ओनर थे। डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी के बीच वो फ्रेंच लैंग्वेज का उपयोग करते थे। उनकी फैमिलीज अक्सर मैरिजेस से आपस में जुड़े होते थे। मगर ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी ग्रुप न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप था। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पीजेंट्स थे। वेस्ट में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और स्मॉल ओनर्स खेती बाड़ी करते थे, जबकि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप लार्ज एस्टेट में बटी थी जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड में ग्रोथ आने से शहर का विकास
और कमर्शियल क्लासेस का इमर्जेंस हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए प्रोडक्शन पर टिका था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के दौरान ही हुआ। एज अ रिजल्ट न्यू सोशल ग्रुप्स अस्तित्व में आए। वर्किंग क्लास के लोग और मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स से बने। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में इन ग्रुप्स का आकार 19th सेंचुरी के बाद एजुकेटेड लिबरल्स, मिडिल क्लास के बीच ही नेशनल यूनिटी के आइडियाज फेमस हुए। अब 2.2 पढ़ते हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? यूरोप में 19th सेंचुरी की शुरुआत में नेशनल यूनिटी से रिलेटेड आइडियाज लिबरलिज्म से क्लोजली जुड़े थे। लिबरलिज्म वर्ड लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री, आजाद। न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने सबकी इक्वालिटी। पॉलिटिकली लिबरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद लिबरलिज्म एब्सोल्यूट रूलर्स और पादरीज के विशेष अधिकारों की समाप्ति हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पक्ष में वो थे। 19th सेंचुरी के लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवायलेबिलिटी पर भी ध्यान देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि बिफोर द लॉ इक्वालिटी का आइडिया सबके लिए सफ्रेज मत अधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि रिवॉल्यूशनरी लिबरल डेमोक्रेसी का पहला पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था और वहां वोट देने और इलेक्ट होने जाने का अधिकार सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही था। विदाउट प्रॉपर्टी वाले लोग और सभी वुमेन को पॉलिटिकल राइट से दूर रखा गया था। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जैकोबिन शासन के टाइम सभी एडल्ट मेल्स को मत अधिकार दिया गया था, मगर नेपोलियन कोड फिर से आए और मत अधिकार वापस आए और उसे वुमेन को माइनर स्टेटस में डाल दिया। उन्हें फादर्स एंड हस्बैंड्स के अधीन कर दिया। थ्रू आउट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की शुरुआत में वुमेन और नॉन प्रॉपर्टाइड मैन ने इक्वल पॉलिटिकल राइट की डिमांड करते हुए ऑपोजिशन मूवमेंट चलाई। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म फ्रीडम ऑफ मार्केट और गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट पर स्टेट द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शन को खत्म करने के पक्ष में था। 19th सेंचुरी में उभरते हुए मिडिल क्लास की जोरदार मांग थी। आइए हम 19th सेंचुरी के पहले हाफ में जर्मन स्पीकिंग रीजन का एग्जाम्पल लें। नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से अनगिनत छोटे रीजन से 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन महासंघ एक बनाया गया। इनमें से हर एक की अपनी करेंसी और वेट एंड मेजर्स थी। 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक मर्चेंट को 11 कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। कस्टम ड्यूटीज अक्सर गुड्स का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, जो कि हर पार्ट की अपनी वेट एंड मेजर सिस्टम थी, तो हिसाब लगाने में काफी टाइम लगता था। कपड़ों को नापने का मेजरमेंट एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती या बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर मिलता, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था।
न्यू कमर्शियल क्लासेस ऐसी कंडीशंस को इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ में बांधक मानते हुए एक ऐसे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी के निर्माण के पक्ष में था जहां गुड्स, पीपल और कैपिटल मूवमेंट बाधा रहित हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। 1834 में प्रशिया की पहल पर कस्टम यूनियन ज़ोल्वेराइन स्थापित किया गया। उसमें ज्यादातर जर्मन स्टेट शामिल किए गए। इस यूनियन ने ऑबलिस्ट टैरिफ बैरियर्स और करेंसी की संख्या में 30 से घटाकर 2 कर दी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बनाया। उस टाइम पनप रही नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स को इकोनॉमिक नेशनलिज्म के वेव ने मजबूत बनाया। सोर्स बी में आप यहां देख सकते हैं, इकोनॉमिस्ट नेशनल इकोनॉमी की टर्म में सोचने लगे थे। वो चर्चा करने लगे कि नेशन कैसे डेवलप हो सकता है और कौन से इकोनॉमिक मेजर्स इसके लिए मदद दे सकते हैं। जर्मनी की ट्यूबिंजन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था, ज़ोल्वेराइन का एम जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक नेशन में बांधना है। वो नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही इंटरनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा कर देगा। उसमें प्रोविंशियल इंटरेस्ट को आपस में जोड़कर नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझकर गए कि एक फ्री इकोनॉमिक सिस्टम ही नेशनल सेंटिमेंट्स के बढ़ाने का एक और एकमात्र जरिया है। न्यू वर्ड्स यहाँ पर है, कंजर्वेटिज्म यानी कि रूढ़िवाद, एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट और रिवाजों पर जोर देता है और क्विक चेंजेस के बजाय धीरे धीरे डेवलपमेंट को प्रेफर करती है। 2.3 शुरू करते हैं। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट से काफी प्रेरित थी। कंजर्वेटिव्स मानते थे कि स्टेट एंड सोसाइटी की एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल ऊंच नीच, प्रॉपर्टी एंड फैमिली के बनाए रखना चाहिए। फिर भी मोस्ट कंजर्वेटिव्स प्री रिवॉल्यूशनरीज डेज में वापस नहीं जाना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए चेंजेस से उन्होंने ये जान लिया था कि मॉडर्नाइजेशन मोनार्की जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने में सक्षम था। वो स्टेट की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक मॉडर्न आर्मी, कुशल नौकरशाही, डायनेमिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म एंड सेर्फडम की समाप्ति यूरोप के ऑटोक्रेटिक मोनार्की को शक्ति दे सकते थे, पावर दे सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपियन पावर्स जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव यूरोप के लिए एक सेटलमेंट करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन यानी कि कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। उसमें डेलीगेट्स ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे चेंजेस को खत्म करना था जो नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान हुए थे, जो नेपोलियन ने किए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हटाए गए बर्बन डायनेस्टी को पावर में फिर से लाया गया और फ्रांस ने उन रीजन को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की बाउंड्रीज पर कई स्टेट्स
कायम कर दिए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस अपने एरिया को बढ़ा ना सके। दस नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और साउथ में पिडमोंट में जिनोवा जोड़ दिया गया। प्रशिया को उसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज पर इंपॉर्टेंट नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्थन इटली का कंट्रोल सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 स्टेट का जो जर्मन कॉन्फेडरेशन स्थापित किया था उसे ऐसे ही रखा गया। ईस्ट में रशिया और पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशिया को सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया। इन सब का एक मेन पर्पस उन मोनार्कीज को रिस्टोर करना था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिएट करना था। 1815 में स्थापित किए गए कंजर्वेटिव शासन सेटअप ऑटोक्रेटिक थी। वो क्रिटिज्म और असहमति टॉलरेट नहीं करती थी और उन्होंने उन एक्टिविटीज को दबाना चाहा जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर गवर्नमेंट्स ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स में उन व्यक्त बातों पर कंट्रोल लगाना था जिनसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यादें लिबर्टिज्म नेशनलिस्ट को प्रेरित कर रही थी। नई कंजर्वेटिव ऑर्डर के क्रिटिसाइजर्स लिबरल नेशनलिस्ट द्वारा उठाया गया एक इश्यू था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आज़ादी। फिगर 6 में आप यहाँ देख सकते हैं द क्लब ऑफ थिंकर्स 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र है। ये लेफ्ट साइड की पट्टी पर लिखा है आज की बैठक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। राइट साइड की तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों, रूल्स की लिस्ट है जिनमें इंक्लूड है पहला, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है साइलेंस, खामोशी। दूसरा, ऐसी किसी सिचुएशन से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई भी मेंबर बोलने के लोभ यानी कि लालच का शिकार हो जाए, मेंबर को एंट्री करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे, मास्क, मजल बांटे जाएंगे। 2.4 में द रिवॉल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी 1815 के बाद के सालों में दमन के डर ने कई लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड कर दिया। बहुत सारे यूरोपियन स्टेट में रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देने और आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। उस टाइम रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब उन मोनार्किकल फॉर्म्स को अपोज करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद बनाई गई थी। साथ ही लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना जरूरी था। ज्यादातर रिवॉल्यूशनरीज नेशन स्टेट की स्थापना को फ्रीडम के इस स्ट्रगल को नेसेसरी मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का रिवॉल्यूशनरी ज्यूसेपी मैज़िनी या मैज़िनी। उनका जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था और वो कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गया था। 24 साल की उम्र में लिगुरिया में रिवॉल्यूशन करने के लिए उसे निकाल दिया गया। उसके बाद उसने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज की स्थापना की। पहला था मार्सेल्स में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके मेंबर्स पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट में समान सोच, इक्वल थिंकिंग रखने वाले यंग मैन थे। मैज़िनी का विश्वास था कि भगवान की मर्जी के अनुसार नेशन ही मैनकाइंड का नेचुरल यूनिट है। सो इटली स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स के पेच वर्क में नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस के अंदर सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना ही था। ये यूनिफिकेशन ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की
देखा देखी कॉपी। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज कायम किए गए, बनाए गए। मैजिनी द्वारा मोनार्की का बहुत ही विरोध करके और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अपने सपनों से मैजिनी ने कंजर्वेटिव्स को हरा दिया। मैटरनिक ने उसे द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, यानी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया गया। फिगर 7 में आप यहां देख सकते हैं ज्यूसेप्पे मैजिनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना दिखाई गई है, प्रिंट बाय गियोकोमो मांतेगाजा।